ओके तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है, टाइम स्टूडेंट डिस्टेंस लगाऊंगा, टाइम एंड वर्क, है ना। हमारा जो चैप्टर है वो टाइम एंड वर्क है। अगर मैं एसएससी की बात करूं तो इसमें से एक क्वेश्चन आता है ना प्री में, आउट ऑफ 25 प्री में, और मेंस में बात करूं तो लगभग लगभग 5 क्वेश्चन आते हैं 100 में से। और शायद ही ऐसा इंडिया का कोई एग्जाम होगा जिसके अंदर टाइम एंड वर्क चैप्टर ना आता हो। इंडिया के हर एग्जाम के अंदर ना, क्योंकि जो भी एग्जाम ले रहा है वो आपसे ऑब्वियसली काम ही करवाना चाहता है, तो आपसे वहां ये चैप्टर पूछा ही पूछा जाएगा। अगर मैं एसएससी की बात करूं तो इसमें है, और बाकी इसी प्रोपोर्शन में रहता है, जो भी वेटेज होता है वो हमारा। और इसके अंदर ना, जो हम ये सेगमेंट करने वाले हैं, ये है तो टाइम एंड वर्क, लेकिन इसके अंदर 3 चैप्टर आते हैं, लेकिन आते नहीं है, मैंने डिवाइड कर रखे 3 चैप्टर में। पहला वाला चैप्टर टाइम एंड वर्क इटसेल्फ, दूसरा वाला जो चैप्टर है वो है वर्क एंड वेजेस। ये एक ही चैप्टर है ना, मैंने इसके 3 पार्ट्स बना रखे हैं, और चौथा तीसरा है पाइप एंड सिस्टम। ये 3 पार्ट है इसके, और ये तीनों पार्ट हमें करने हैं, मतलब आज के बाद से लगातार पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर हम करेंगे। ये वाला चैप्टर सबसे बड़ा है, ये वाला चैप्टर सबसे छोटा है, ये वाला चैप्टर बीच का है ना। एक सेकेंड रुकेगा। तो यहाँ पे 3 चैप्टर जो है वो हम कवर करने वाले हैं। आप लोगों ने कभी सिलेबस या प्रीवियस ईयर पेपर कुछ देखा होगा तो आपको देखा होगा कि पाइप एंड सिस्टम जो होता है, पानी की टंकी वगैरह के भी सवाल आते हैं। कंसेप्ट दोनों चैप्टर का ही सेम है। थ्योरी जो मैं यहाँ पढ़ाऊंगा वही दोनों जगह काम आएगी, ऐसा कुछ नया नहीं पढ़ने वाले हो बात में भी। ठीक है, तो शुरू करते हैं टाइम एंड वर्क। और देखिए, टाइम एंड वर्क के बारे में आपको मैं थोड़ी सी अगर नॉलेज दूं तो इट इज अ वेरी इजी चैप्टर ना। शायद आज आपको इजी ना लगे, लेकिन अगर आप जिस दिन आप मान लो आप एसएससी का मेंस का पेपर लिखने जा रहे हो, और उस दिन मैं आपसे पूछूं कि टाइम एंड वर्क कैसा चैप्टर है, तो आप मुझे बोलोगे कि टाइम एंड वर्क बहुत आसान चैप्टर है। मतलब इट इज अमंग वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर ना। हमारे जो सिलेबस है उसके कुछ सबसे आसान चैप्टरों में से एक है टाइम एंड वर्क। शुरू में हो सकता है कंफ्यूजिंग लगता है, क्योंकि नए मेथड्स अडॉप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ जिस दिन आप मेंस का पेपर देने जा रहे होंगे उस दिन अगर मैं आपसे पूछूं कि टाइम एंड वर्क कैसा चैप्टर है, तो आप बोलोगे कि सर बड़ा ही आसान चैप्टर है टाइम एंड वर्क। ये ऐसा चैप्टर है जिसको हमें रिवाइज नहीं करना पड़ता बार बार। एक बार अगर हमने कर लिया, कभी बिना साल 2 साल 3 साल तक आप जब तक करते रहोगे तब तक आपसे आराम से क्वेश्चन बनेंगे इसके। और इसे क्वेश्चन भी बड़े बड़े आसान आते हैं, बड़े आसान आसान क्वेश्चन आते हैं इसके। तुम शुरुआत करते हैं। देखिए, टाइम का मतलब आपको पता ही है, वर्क का मतलब भी आपको पता ही है। यहाँ बेसिकली हो क्या रहा होता है ना, काम हो रहा होता है। जैसे कि मैं आपको एक चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, ये टाइम एंड वर्क, तो मेरे मन ही मन में एक टाइम फ्रेम डिसाइड कर रखी कि मेरे को ये चैप्टर पढ़ाना है और ये इतने समय के लिए पढ़ाना है। तो हर काम हम जिंदगी में करते हैं, आप भी कोई अगर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके दिमाग में है कि यार मुझे 6 महीने 8 महीने में ये कंप्लीट करना है। तो दुनिया में जो भी काम होता है उसकी कोई ना कोई टाइम फ्रेम होती है, और वही इस चैप्टर का बेस है, टाइम एंड वर्क। तो देखिए, हम ना स्टार्टिंग करेंगे, 2 आदमी काम कर रहे हैं। तो हमारा जो चैप्टर होता है इसमें अगर मैं मोस्टली बात करूं तो यहाँ पे या तो आता है कि 2 आदमी काम कर रहे होते हैं, 3 आदमी काम कर रहे होते हैं, ज्यादा से ज्यादा 4 आदमी काम कर रहे होते हैं। 99% क्वेश्चन इन्हीं ऐसे बनते हैं। ऐसा नहीं कि 50 लोग काम कर रहे हैं, वैसे भी बनते हैं, वो मैं बताऊंगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में 2 3 या 4 पीपल ही काम कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 2 पर्सन जो काम कर रहे होते हैं। तो देखिए, 2 लोग अगर काम कर रहे होते हैं और बताया गया होता है हमें, क्वेश्चन कैसा आता है, जैसे कि आता है ए कैन वर्क a piece of work,
इन x डेज। मैंने यहाँ वेरिएबल लिया है ताकि आप समझ पाए अच्छे से। एक आदमी है, हाँ क्वेश्चन की जो लैंग्वेज आती है हमारे एग्जाम में, मैं वैसी लैंग्वेज लिखूँ। मैं भी क्वेश्चन नहीं करा रहा आपको, अभी तो हम आज की क्लास में तो हम थ्योरी ही पढ़ने वाले हैं। और दूसरा आता है बी कैन वर्क द सेम पीस ऑफ वर्क इन y डेज। तो देखिए यहाँ पे मैंने दो आदमी लिए हैं, एक का नाम ए है, एक का नाम बी है। एग्जाम में वो कुछ भी नाम दे सकता है। और यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, अ पीस ऑफ वर्क, और यहाँ पे द सेम पीस ऑफ वर्क। देखिए यहाँ पे दोनों सेम काम कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं है कि इससे जो काम बोला गया है उससे इसको दूसरा बोला गया है ना। अगर मैं एक घर बनाने वाले और एक खाना बनाने वाले में कंपैरिजन नहीं कर सकता ना, मैं उन्हीं लोगों में कंपैरिजन कर सकता हूँ जो सेम काम कर रहे हैं। ए कैन वर्क ए पीस ऑफ वर्क इन एक्स डेज, और यहाँ पे हमें बोला गया कि जो ए है वो अपना काम एक्स दिन में पूरा कर लेता है, और जो बी है वो अपना काम वाई दिन में पूरा कर लेता है। ठीक है। और अब हमें निकालना होगा कि अगर ए और बी दोनों ही एक साथ काम करने लगे, ए एंड बी विल कंप्लीट द वर्क इन हाउ मेनी डेज। इफ दे वर्क टुगेदर। क्या आप क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ पा रहे हैं? बताइए मुझे। क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसी कि दो लोग हैं ना, राम श्याम कुछ भी ले लो, सीता गीता, क्वेश्चन में ऐसा आएगा। और यहाँ पे मैं बोला गया होगा कि ए एक काम को एक्स दिन में पूरा कर सकता है, बी किसी काम को वाई दिन में पूरा कर सकता है। तो ए एंड बी विल कंप्लीट द वर्क, द सेम वर्क है ना, यहाँ पे सेम लिखूंगा तो ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। द सेम वर्क इन हाउ मेनी डेज इफ दे वर्क टुगेदर। मतलब कि अगर मैं ए और बी दोनों को ही कन्विंस कर लूं एक साथ काम करने के लिए, तो वो जो काम है वो कितने दिन में खत्म कर लेंगे। इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप ऊपर लिख लीजिए, फिर हम इस क्वेश्चन के आंसर्स निकालने के अलग अलग वेज डिस्कस करते हैं। क्या आप लोगों ने नोट कर ली ये चारों लाइनें? यस सर। तो देखिए इसे मैं रब कर देता हूँ और थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूँ ना। लाइन क्वेश्चन तो आपके कॉपी में लिखा हुआ ही है और मेरे को तो याद ही है, तो मैं इसे हटा देता हूँ यहाँ से। तो देखिए सबसे पहले लिखिए मेथड वन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड वन, मेथड वन जो कि है डायरेक्ट फॉर्मूला। देखिए ए जो था वो पूरा काम कर सकता था एक्स डेज में, और जो बी था वो पूरा काम कर सकता था वाई डेज में। क्या बात बिल्कुल सही है? अगर मैं मान लूं, अगर मैं मान लूं कि जो इन दोनों को काम करना था वो एक्स वाई काम था, मैं एक्स वाई काम लिख रहा हूं, आप एक्स वाई यूनिट भी लिख सकते हो, है ना, आप मेरे को मतलब समझ रहे होंगे मेरी बात को। इन दोनों को मिलके एक्स वाई काम करना है। तो एक बात मुझे बताइए
ए अगर एक्स दिन में एक्स वाई काम करता है तो मुझे बताइए वो एक दिन में कितना काम करता है। 1/x। अगर ए एक्स दिन में एक्स वाई काम करता है तो वो एक दिन में कितना काम करता है। 1/x। 1/x। सोचिए और बताइए। सर 1/xy। ए एक्स दिन में एक्स वाई काम करता है तो एक दिन में कितना काम करता है। चलो मैं आपको दूसरा एक एग्जांपल देता हूं फिर आप इसे बताइएगा। आप ना 5 घंटे में 5 आवर्स में 10 चैप्टर्स पढ़ते हैं तो बताइए एक आवर में कितने चैप्टर पढ़ते हैं। सर 10/5। 10/5। 2. हाँ 10/5 किया ना आपने तो यही चीज तो मैं यहाँ पूछ रहा हूँ। ए एक्स टाइम में एक्स वाई काम करता है तो वन वन मतलब 1 डे में कितना काम करेगा। सर 1/y. एक्स वाई वाई 1/y. तो क्या मैं बोल सकता हूँ वाई काम पर डे। यस सर। क्या एक्स वाई दिन में काम करेगा वाई काम पर डे करेगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही है ना। यहाँ से आप रिलेट कर पा रहे हो ना। मैंने डिवाइड किया है सिंपली डिवाइड किया है। तो मुझे बताइए वाई वो काम अगर वाई डे सॉरी बी वाई डेज में अगर एक्स वाई काम करता है तो वो एक दिन में कितना काम करेगा। X. एक्स काम पर डे है ना। वर्क पर डे समझ रहे हो ना काम पर डे। तो मुझे बताइए ए जो है वो एक्स काम करता है एक दिन में। जो बी जो है वो सॉरी ए है वो वाई काम करता है एक दिन में और जो बी है वो एक्स काम करता है एक दिन में। तो ये दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे। x+1। यस। अगर आप बोलेंगे कि सर देखिए ए जो है वो वाई काम कर रहा है एक दिन में जो बी है वो एक्स काम कर रहा है एक दिन में तो अगर ये दोनों मिल जाए तो ए एंड बी विल डू ए एंड बी विल डू यहां पे लिखूंगा मैं x+y काम पर डे। क्या ये बात बिल्कुल सही है अगर ये दोनों एक साथ आने लग जाए तो। और टोटल वर्क इन्हें कितना करना है। क्या टोटल वर्क इन्हें एक्स वाई काम करना है। यस। तो मुझे बताइए अगर a प्लस बी एक दिन में x प्लस वाई काम करते हैं इन्हें टोटल काम करना है एक्स वाई काम तो a एंड b विल फिनिश दैट वर्क इन हाउ मच डेज। आप लोग मैं और आप मिलके 2 चैप्टर पढ़ते हैं और हम लोगों को 10 चैप्टर पढ़ने हैं तो हम दोनों मिलके वो 10 चैप्टर कितने दिन में कर लेंगे। 5 दिन। 5. ए और बी दोनों मिलके उस काम को कितनी देर में कर लेंगे। डिवाइड y/x+1। y अपॉन x प्लस वाई डेज। यहां पे लिखिएगा ए एंड बी विल फिनिश द वर्क टुगेदर इन दिस डेज। देखिए मैंने आपको फॉर्मूला डिराइव कराया है ना। फॉर्मूला तो डायरेक्ट यही है। आपको अगर ऊपर वाला थोड़ा सा कच्चा कच्चा समझ में आया तो भी कोई बात नहीं ना। मैं आपको सीधा इलॉजिकली ब्लाइंडली ऐसे ये लिखवाना नहीं चाहता था कि ये लिख लो इसमें वैल्यू डालोगे आंसर आ जाएगा। इसलिए मैंने आपको फॉर्मूला प्रूव कराने की कोशिश की है। वैसे मैंने एक एक चीज एक्सप्लेन करने की कोशिश की है और आई होप आपको समझ में भी आई होगी कि अगर मैं टोटल काम एक्स वाई मान लेता हूं तो एक्स एक दिन में वाई काम करेगा और वाई एक दिन में एक्स काम करेगा और ये दोनों ही एक ही दिन आ जाए तो वो दोनों एक्स प्लस वाई काम करेंगे और टोटल काम करना है एक्स वाई। वेरिएबल्स में हो सकता है थोड़ी दिक्कत आती है लेकिन आपको मैं जैसे एग्जैक्ट वैल्यू बोलना शुरू करूँ ना तो आप एक एक सेकंड में आंसर दे रहे हो और आपने अभी भी दिए हैं तो बस उसे वेरिएबल से पुट किया और यहाँ पे मैं आंसर लेकर आया हूँ। तो अगर 2 लोगों का मुझे दिन दिए होंगे तो जो मुझे डायरेक्ट वैल्यू आएगी मेरे डेज की वो सीधा इस फॉर्मूले में मैं वैल्यू रखूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। क्या आप मेरी बात समझ गए। नोट कर लीजिए इस फॉर्मूले को। ये मेथड 1 है।
क्या हम आगे बढ़े? Yes, sir. तो मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, करोगे? Yes, नोट्स sir. आते रहिएगा। देखिए फॉर्मूला हमारा यहाँ लिखा हुआ है ना कोने में, और आप मुझे एक आंसर का जवाब दीजिए कि इफ ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 days, बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 days, तो मुझे बताइए ए एंड बी विल कंप्लीट द सेम वर्क इन हाउ मेनी डेज? भाई लैंग्वेज तो आप समझ गए ना, जो मैंने आपको पहले लिखवाई थी वही लैंग्वेज है। ए कैन कंप्लीट अ वर्क, जहां पे एक्स की वैल्यू मैंने क्या दे दी है 10 और वाई की वैल्यू दे दी है 20। क्वेश्चन आपके पास पहले ही लिखा हुआ है, जो मैंने पहले लिखवाया था। तो ए एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। तो बताइए ए और बी दोनों ही अगर एक साथ काम करने आ जाए तो वो उस काम को कितनी देर में पूरा कर देंगे? 6 days 2/3. कोई कुछ बोल रहा है, उसकी आवाज नहीं आ रही है, अब बोलिए। 6 point something, sir. 6 days हाँ, 20/3. 20/3 इज गुड ना, 20/3 सही है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि सर ये आपने अभी भी फॉर्मूला बताया है, और यहाँ पे x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है, और x और y दोनों को पुट किया मैंने इसमें, तो 20 into 10 upon 20 plus 10, which will give me 200/30, which will give 20/3 days, which will give 62/3 days. This is my answer. तो ये जो मैंने क्वेश्चन किया है डायरेक्ट फॉर्मूला से किया है। नोट कर लीजिए इस एग्जांपल को उसी फॉर्मूला के नीचे, मेथड 1 के नीचे ही, और यहाँ पे थोड़ी सी लैंग्वेज लिख लीजिएगा ना पिछले पीछे से छाप के। ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days, बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 20 days, इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड इफ ए एंड बी विल वर्क टुगेदर। और यहाँ से हमने ये वाला फॉर्मूला जो है वो उठाया है और यहाँ रखा है। नोट कर लिया आप लोगों ने? मेरी माइक की वॉल्यूम पहले काफी लो आ रही थी क्या? नहीं सर, प्रॉपर है। ठीक है। कैसे हटा दूं मैं बोर्ड पे लिखी हुई बात को? Yes, sir. लेकिन आप एक बोलेंगे सर आपने तो बता दिया डायरेक्ट फॉर्मूला, लेकिन ये तो 2 लोगों के लिए ही काम करेगा। मान लो कल को 3 लोग आ गए, ए बी और सी आ गए, तब तो ये वैलिड नहीं है, नहीं है ना? अगर 2 लोग आ गए तब तक तो चलो हमने ये फॉर्मूला लगा के काम कर लिया। 3 लोग आ गए तो हम क्या करेंगे? C ऐड करके x y z. Sir, x y z upon x plus y. नहीं 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 नहीं, गलत गलत जवाब। मैं बताता हूं, देखिए ये जो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया है ये 2 लोगों के लिए ही वैलिड होगा। बस 3 लोगों का जब मैं बताऊंगा तो 3 लोगों का अलग बात है। ये अभी हम 2 लोगों की बात करेंगे शुरू के 1-2 दिन, तो फिर धीरे धीरे आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे। तो देखिए आपको क्या होता है ना, दिया हुआ होता है कि ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी किसी काम को 20 दिन में कर सकता है। क्या ये दोनों सेम काम कर रहे हैं? मुझे एक बात बताओ, क्या ये दोनों सेम काम कर रहे हैं? Yes, sir. यस सर। क्या हमें Yes, पता है क्या काम कर रहे हैं? क्या हमें पता है ये क्या काम कर रहे हैं? पेंसिल बना रहे हैं, समोसे बना रहे हैं, वड़ा पाव बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? हमें पता है क्या? नो नो। हमें नहीं No, पता। sir. तो हम क्या करते हैं ना, ये काम तो सेम कर रहे हैं भाई, समोसे बना रहे तो दोनों ही समोसे बना रहे हैं, जलेबी बना रहे तो दोनों ही जलेबी बना रहे हैं। तो हम एक काम करते हैं, हम एक टोटल काम को खुद से इमेजिन कर लेते हैं कि वो इतना काम होगा। भाई वो दोनों के लिए सेम होगा तो सेम मानने में क्या बुराई है? तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपको काम मानने के लिए बोलूं कि इन दोनों का एक काम मान लो, तो ऐसा कौन सा काम मानने की कोशिश करोगे आप
जो अच्छा रहेगा कि ये दोनों मिलके इतना काम करते हैं? बताइए। शायद आप मेरी बात नहीं समझ पा रहे। मैं ये बोल रहा हूं कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है। वो उसी काम तो मुझे पता नहीं है वो उसी काम की बात क्या है, तो मैं अपनी मर्जी से ना एक काम मान लेता हूं जो इन दोनों को करना है। भाई मुझे अभी ये फर्नीचर बना रहे हो? अरे मैं मतलब थियोरेटिकली वो काम मानने की नहीं कह रहा हूं, मैं उससे ऐसे मैथमेटिकली वो काम मानने की बोल रहा हूँ, ओके सर। है ना। जैसे ऐसा नहीं बोलना है कि हमें फर्नीचर बनाना है ना, मैं ऐसे मतलब मैथमेटिकली एक काम मान लेता हूँ। मैं मैथमेटिकली मान लेता हूँ कि वो लोग 20 काम करते हैं, उन्हें 20 काम करना है दोनों को मिलके, 20 यूनिट्स ऑफ वर्क। ए एंड बी हैव टू कंप्लीट 20 यूनिट्स ऑफ वर्क। जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में भी एक्स वाई माना था ना, वैसे मुझे बताइए ए किसी काम को 10 दिन में कर देता है और उसे 20 काम अगर करने हैं, तो मुझे बताइए वो एक दिन में आएगा और कितने काम करके जाएगा? एक दिन में आएगा और वो कितने काम करके जाएगा? 20 काम उसे करने हैं और 10 दिन है उसके पास, तो वो एक दिन में कितने काम करेगा? 2। 2 2 काम आप बोलेंगे एक क्या करेगा? 2 काम पर डे, है ना, 2 Yes. काम पर डे। बी 20 काम करता है 20 दिन में, तो मुझे बताइए वो रोज आके कितना कितना काम करेगा? काम करेगा। 1 काम एक काम। है ना। देखिए एक काम क्या है, अब इसको रियल लाइफ में बोलना है कि ये लोग कुर्सियां बनाते हैं। मैंने मान लिया कि 20 कुर्सियां बनानी है इन्हें, ए को मैंने कॉन्ट्रैक्ट दिया कि 20 कुर्सियां बनानी है, और बी कितने लेगा वो 20 कुर्सी बनाने में? 10 दिन। तो ये काम को किससे रिप्लेस कर दोगे आप? चेयर से। इफ ए हैज टू make 20 chairs in 10 days, he will make 2 chairs per day. Similarly with B. तो दोनों मिलके अगर मैं एक काम करने लगे एक ही दिन में, तो मुझे बताइए ये कितने काम कर लेंगे एक दिन में? 3 काम करेगा, 3 दो काम कर लेंगे, 3 काम कर लेंगे एक दिन में। 3 आप बोलेंगे कि सर सही बोल रहे हो आप, ए आता है तो 2 काम करता है, बी आता है तो 1 काम करता है, तो दोनों ही मिलके काम करेंगे तो कितना काम हो जाएगा? 3 काम। 3 काम. ए एंड बी, ए प्लस बी, है ना, ए प्लस बी विल डू 3 काम पर डे। देखिए मैं काम पर डे इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि हम बोलते काम ही है ना, लेकिन एक्चुअल में अगर मैं मैथमेटिकली लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगा 3 यूनिट्स ऑफ वर्क इन ए डे। वो लिखने में काफी मेहनत का काम है, और हम बोलते नहीं है ना ऐसे 3 यूनिट्स ऑफ वर्क, हम काम ही बोलते हैं। वो 3 काम कर रहा है, वो 5 काम कर रहा है, तो इसलिए काम है। जो अंग्रेज है वो यूनिट्स पर डे लिख सकते हैं ना, 3 यूनिट्स पर डे। तो ए प्लस बी विल डू 3 काम पर डे। मुझे बताइए इन दोनों को काम कितना करना है? इन दोनों को मिलकर काम कितना करना है? 20 काम। 20। 20 काम. इन दोनों को जो टोटल काम करना है वो 20 काम करना है। भाई देखो सीन क्या था ना, कि मेरे को बनानी थी 20 कुर्सियां। मैं पहले कारपेंटर के पास गया, है ना, हम कोचिंग के लिए चाहिए थी 20 कुर्सियां। मैं पहले कारपेंटर के पास गया, पहले कारपेंटर ने बोला कि भाई मैं 10 दिन में बना दूंगा, ये 20 कुर्सियां मैं 10 दिन में बना दूंगा। तो मैंने मन ही मन में कैलकुलेट कर लिया कि भाई ये वाला कारपेंटर मतलब 2 कुर्सियां रोज बनाएगा। मैं दूसरे कारपेंटर के पास गया, मैंने उसको बोला कि यार मेरे को कोचिंग के लिए 20 कुर्सियां बनानी है। तो बोला बना दूंगा। मैंने कहा कितने दिन लेगा? तो बोला मैं 20 दिन लूंगा। वो 20 चेयर्स बनाने के लिए 20 दिन ले रहा था, तो मैंने मन ही मन कैलकुलेट कर लिया मतलब ये रोज की एक चेयर बनाएगा। तो मैंने सोचा कि यार अगर इन दोनों कारपेंटरों को मैं एक साथ बुला लूं तो ये रोज मेरी कितनी कुर्सियां बनाएंगे? 3 बनाएंगे। ये रोज मेरी 3 कुर्सी बना देंगे ना, दोनों Yes. कारपेंटर लगाने लगे। और मुझे बनानी 20 चेयर है, रोज अगर 3 चेयर बनती है और बनानी 20 चेयर है, तो ये टोटल कितना टाइम लेंगे उन्हें बनाने में? Around 6 days. 20/3 6 by 2/3 20/3 डेज, है ना, 20/3 डेज। तो ये करेंगे 3 काम पर डे, काम से काम कट जाएगा, डे ऊपर चला जाएगा, एंड द आंसर विल बिकम 20/3 डेज। 20/3. मुझे एक बात बताओ, क्या फार्मूला से भी हमारा यही आंसर आया था? Yes. क्या फार्मूला से भी इसी क्वेश्चन का सेम आंसर आया था? Yes sir. 20/3 डेज। तो आप बोलेंगे, आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर आपने यहाँ 20 काम ही क्यों लिया? तो आपके दिमाग में ऐसा सवाल आता है, या जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ?
मुझे बताइए, चलिए मैंने यहाँ पे 20 काम ही क्यों लिया? देखिए आज की क्लास में ना बस इसको पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिए। एक बार आप समझ गए ना, आप कहीं नहीं रुकोगे, इस बात की गारंटी मेरी है। क्योंकि सर 20 10 और 20 दोनों से मल्टीपल है, दोनों के मल्टीपल। हाँ, जो 20 है वो 10 से भी कटता है और 20 से भी कटता है। देखिए यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days। फिर मैंने बोला बी कैन डू द सेम पीस ऑफ वर्क इन 20 days। तो जो वो पीस ऑफ वर्क है ना, वो कुछ काम उसको मुझे सेम लेना था, तो सेम लेता ना मैं, तो मैं यहाँ पे 699 ले लेता तो भी काम चल जाता। अगर आप यहाँ पे 699 काम लेते तो भी आंसर आपका 20/3 ही आता। लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे काम सेम ही मानना है तो मैं पागल थोड़ी हूं, मैं 699 599 ऐसे काम लूंगा। मैं ऐसा काम लूंगा जो मेरी कैलकुलेशन को आसान बनाए। मैं ऐसे ही काम लूंगा ना जो मेरी कैलकुलेशन को आसान बनाए। तो यहाँ पे मैं ऐसा काम लेता हूं जो इससे भी कट जाए और इससे भी कट जाए। और उसका फायदा क्या होगा? उसका फायदा ये होगा कि यहाँ भी सुंदर सुंदर वैल्यू आएगी और यहाँ भी सुंदर सुंदर वैल्यू आएगी। बताइए क्या यहाँ भी सुंदर वैल्यू इसी की वजह से आई है? मेरे 20 काम लिया इसलिए तो यहाँ सुंदर सुंदर वैल्यू आई है। अगर यहाँ पे मैं 599 काम ले लेता तो यहाँ पे क्या आता? 5.99 काम पर डे, ये आता ना। तो मैंने मेरी कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए एक ऐसा काम लिया जो मेरे दोनों डेज से कटता हो। अब आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे तो 40 भी ले सकते थे, आप ले सकता था ना मैं 40 भी? क्या मैं यहाँ 40 भी ले सकता था? क्या 40 10 और 20 दोनों से कटता है? यस सर। क्या मैं यहाँ पे 80 भी ले सकता था? यस। दोनों से कटता है। लेकिन मुद्दे की बात है कि मैं यहाँ पे लूंगा क्या? देखिए आप यहाँ पे 20 लीजिए, 40 लीजिए, 80 लीजिए, 120 लीजिए, 160 लीजिए, 200 लीजिए, आपकी मन पड़े जो वैल्यू यहाँ रख दो, आंसर हमेशा हमेशा 20/3 ही आएगा। लेकिन मैं एग्जाम में आंसर निकालना चाहता हूँ, कम समय में आंसर निकालना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा ना, एक सबसे छोटी वैल्यू लूंगा जो इससे भी कट जाए और उससे भी कट जाए। और इस वैल्यू को मैथमेटिक्स में कहा जाता है एलसीएम। इस वैल्यू को कहा जाता है एलसीएम। अब आप लोग में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको इस शब्द का मतलब नहीं पता है कि एलसीएम क्या होता है? मुझे बताइए। आप लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं सबको पता है एलसीएम क्या होता है? यस सर। सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, यस सर। है ना? पता है। हाँ, वैसे मैंने ना मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे कल एक पीडीएफ फाइल डाली थी, 2 पेज की, 2 पेज की हाँ सर। फाइल डाली थी। वो क्लास 8 की मैथ एनसीईआरटी की किताब है, उसमें 2 पेज है। अगर किसी को थोड़ा बहुत भी शक हो कि उसे एलसीएम नहीं आता है, या तो मुझे बता दो, मैं 2 मिनट में भी बता देता हूँ। लेकिन वहां पे आप उसे देख लोगे तो आपको एलसीएम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये 2 पेज की पीडीएफ फाइल है, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। 8th क्लास की किताब की चैप्टर है वो, तो वहां से मैंने उठाया, तो इसे नोट कर लीजिए। अब आप समझ जाएंगे ना, अभी 2-3 दिन आप पेशेंस रखिए, ये सारी चीजें क्वेश्चंस आप करने लगोगे तो आप कनेक्ट कर पाओगे चीजें। और देखिए एक मैं आपको लिखा देता हूँ, वैसे तो ये बात हमें पता ही है, लेकिन फिर भी मैं मैथमेटिकली लिखवाना चाहूँ तो ये लिखवा देता हूँ। टोटल डेज इज इक्वल्स टू टोटल वर्क डिवाइडेड बाय वर्क डन पर डे। यही होता है ना फॉर्मूला। भाई आपको अगर 10 चैप्टर पढ़ने हैं और आप 2 चैप्टर रोज पढ़ते हैं तो 5 आएगा आंसर। ये तो हम नॉर्मली यूज करते रहते हैं ना, एग्जाम में 10 दिन बचे हैं, हमारे 10 चैप्टर है, तो हम डिवाइड कर लेते हैं कि कितने चैप्टर करूंगा। तो जो मैं बात बोल रहा हूँ उसको मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं ना, जो ये चीज है ना, ये वाली लाल वाली चीज, ये यहीं से ही लिखी है मैंने।
टोटल काम कितना है हमारे पास 20 और काम एक दिन में कितना हो रहा है 3, तो इट विल गिव मी टोटल डेज। तो ये मेरा दूसरा मेथड था। दिस इज मेथड 2 एंड दिस इज एलसीएम मेथड। इस मेथड का नाम क्या होता है? एलसीएम मेथड। क्या आपको मेथड 1 और मेथड 2 दोनों ही समझ में आ गए? मुंबई सेंटर में आपको समझ में आ रही है बातें? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आईपीसीआई में सुन पा रहे हैं मुझे? आप कीबोर्ड पे दबा के क्या कर रहे हैं? मेरे को आपकी आवाज नहीं आ रही है ना? सुन पा रहे हैं ना? आवाज समझ में आ रही है ना आपको बातें? अरे गुस्से में क्यों इतना? बताओ समझ में आ रहा नहीं आ रहा? कोई बात नहीं, शायद वो सेटअप समझ नहीं पा रहे। अब हम करते हैं तीसरा मेथड। देखो ये मेथड्स मैं इसलिए बता रहा हूं ना क्योंकि जो जैसा जहां यूज पड़ेगा वैसा वहां काम हम कर देंगे। ये बात आपको थोड़े दिनों बाद आराम से समझ में आने पड़ेगी कि मैं 3 मेथड क्यों बता रहा हूं। तीसरा मेथड, तीसरे मेथड का नाम है यूनिटरी मेथड। आप कभी बुक्स वगैरह देखेंगे या आप जो दूसरे जो मैनेजमेंट एग्जाम वाले जो लोग होते हैं, जो उनके एस्पिरेंट्स होते हैं, वो लोग हमेशा ना यूनिटरी मेथड से क्वेश्चन करते हैं टाइम एंड वर्क के। वो हमेशा यूनिटरी मेथड यूज करते हैं। अपन क्या यूज करते हैं? अपन यूज करते हैं एलसीएम मेथड। वो लोग हमेशा यूनिटरी मेथड को फॉलो करते हैं। देखिए यहां पे होता क्या है, ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज, बी कैन कंप्लीट, क्वेश्चन सेम है ना, क्वेश्चन वही है ताकि आप कंपेयर कर पाए 20 डेज। A can complete a piece of work in 10 days. B can complete the same piece of work in 20 days. In how many days the work will get completed if A and B work together? तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि यहाँ पे आप कुछ भी काम मान लो। आप मुझे बताइए समझदारी क्या काम मानने में? समझदारी 20 काम मानने में। लेकिन 20। इस मेथड का नाम यूनिटरी मेथड है। मेथड 3 है ये आपका, और ये है यूनिटरी मेथड। और आपको यूनिटरी मेथड के नाम से ही समझ में आ रहा होगा, यूनिट मतलब 1। हम यहाँ मान लेते हैं कि काम है जो एक काम है। हम नॉर्मली नहीं बोलते एक काम है, एक काम है तेरे से, एक काम है आ जा, वही वाला एक काम। मुझे बताइए ए अगर एक काम को 10 दिन में करता है तो वो एक दिन में कितना काम करेगा? 1/10। 1/10. आप बोलेंगे सर अगर एक काम को ये 10 दिन में कर देता है, तो ये देखिए ऊपर लिखा हुआ भी है, एक काम टोटल डेज 10 दिन करता था। इस वाले की वैल्यू निकालनी है ना, वो मैं नीचे वाले की, नीचे वाली चीज की वैल्यू निकालनी है। टोटल वर्क हमें दिया हुआ है 1 काम, टोटल डेज हमें दिया हुआ है 10, तो इसकी वैल्यू इधर होगी, ये इधर आएगा, तो 1/10 काम पर डे। ठीक बात है? मुझे बताइए सेम इसके साथ क्या होगा, ये कितना काम करेगा एक दिन में? 1/20। 1/20। 1/20 काम पर डे। मुझे एक बात बताओ, अगर ए और बी दोनों एक साथ आने लग जाएं तो वो एक दिन में कितना काम करेंगे? 1/10 plus 1/20. 1/30. ए और बी अगर एक साथ आने लग जाए, ए एंड बी, ए एंड बी अगर एक साथ आएंगे, ए एंड बी 1 डे वर्क बोल दूं अगर मैं इसे थोड़ा हम स्कूल वाली लैंग्वेज में लिखना चाहे तो, ए एंड बी 1 डे वर्क, 3/20. वर्क विल बी इक्वल टू, मैं इसे पूरा लिख देता 1/10 plus 1/20 इक्वल टू 3/20 3/20। काम पर डे। क्या ये सही लिखा है मैंने? ए एंड बी 1 डे वर्क विल बी हाउ मच? 3/20 काम। ये दोनों एक दिन में 3/20 काम करेंगे। मुझे बताइए इन लोगों को काम कितना करना है? इन लोगों को मिलकर काम कितना करना है? 1 एक काम करना है। ये दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं?
3/20. तो मुझे बताइए इस यहाँ पे आप जब ये वैल्यूज रखोगे तो आपका टोटल डेज कितना आएगा भाई? टोटल नंबर ऑफ डेज कितना होता है जो काम करना है और डिवाइड बाय रोज जितना काम होता है। भाई मुझे अगर कोई दे दे कि 20 बिस्किट खाने हैं तुम्हें और रोज के 2 बिस्किट खाने हैं, तो मैं बोलूंगा अच्छा 20 बिस्किट खाने हैं और रोज के 2 बिस्किट खाने हैं, मतलब वो बिस्किट खाने में मुझे 10 दिन लगेंगे। वही यहाँ पे कर रहे हैं हम। टोटल डेज कितना है? टोटल काम 1/3/20. टोटल काम कितना है? 20/3. 1/3/20. कर रहा हूं मैं 3/20। तो क्या ये 20/3. तब क्या ये उल्टा पलट के ऊपर चला जाएगा 20/3? कितने लोगों को ये बात समझ में आती है कि पलट के ऊपर जाता है तो 20/3 हो जाता है? Yes sir, समझा. समझ गया सर. दिस इज माई आंसर। क्या तीसरी बार भी मेरा आंसर सेम आया? यस सर. सर से ही मेरा आंसर आया 20/3। तो देखिए ये वाला जो मेथड है ना, इसकी अपनी यूनिकनेस है और मोस्टली आप जब बड़े बड़े ऑथर्स की बुक देखोगे तो आपको यही मेथड मिलेगा। और जैसे कि आप कैट वगैरह की कोचिंग आपने कभी की हो या आप अगर कभी देखोगे उन लोगों का, तो वो लोग हमेशा यूनिटरी मेथड फॉलो करते हैं। लेकिन हम यूनिटरी मेथड फॉलो नहीं करेंगे। हम करेंगे एलसीएम मेथड फॉलो मोस्ट ऑफ द केसेस में, क्योंकि वो चीजें थोड़ी आसान हो जाती है वहां पे। ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा दोनों चीजों से, ये करो या वो करो, लेकिन यूनिटरी एलसीएम मेथड थोड़ा सा ज्यादा एडवांटेज देता है। तो इसे भी नोट कर लीजिए आप। तो देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ, इसमें किसी को डाउट हो तो देखिए, अगर आपको 1/2 को डिवाइड करना है 3/4 से, ऐसा कभी आपके सामने आता है, तो होता क्या है ना, 1/2 को तो रख दो सीधा का सीधा ही, और जो नीचे वाली टर्म है ना उसे पलट के ले जाओ ऊपर, मल्टीप्लाई कर दो। तो ये दोनों चीजें सेम है। ऊपर वाले को तो रखेंगे सेम, नीचे वाले को पलट के ले जाएंगे ऊपर। तो सिमिलरली यहाँ पे देखिए ऊपर वाले को तो रखेंगे सेम, नीचे वाले को ले जाएंगे पलट के ऊपर। तो ये 20/3 हो जाएगा ऊपर जाके, इसीलिए मैंने ऐसा किया है। ये चीज भी लिख लीजिएगा अगर आपको इस चीज में थोड़ा सा भी डाउट था तो। डिनोमिनेटर को हमेशा पलट के लेते हैं ऊपर। हाँ बोलिए सर 3/20 का एक्सप्लेन कर सकते हैं शॉर्ट में? वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया मैं। ये हाँ हाँ हाँ, राइट। 1/20 और 1/10 और 1/20 को जोड़ेंगे। हाँ सर। इसको जोड़ना है। मुझे बताइए 10 और 20 का एलसीएम कितना होता है? 20। क्या 20 होता है? यस सर. तो ये इससे कितनी बार जाता है? 2। 2 बार. तो ये कितनी बार जाता है? 1। 3/20। अरे ये कैसा सवाल है? ये 2 फ्रैक्शन ऐड करना है आपको। भाई कोई और भी है जिसको इसमें दिक्कत हो तो मैं बता दूं इसे। मेरे को लगती है तो यार आना चाहिए आपको 2 फ्रैक्शंस को ऐड करना। 2 फ्रैक्शंस को ऐड करना तो देखिए आपको आना चाहिए। दिस इज नॉट टाइम एंड वर्क, दिस इज 5th क्लास मैथमेटिक्स। देखिए 2 फ्रैक्शंस को कभी भी आपको ऐड करना होता है तो आपको उनका लेना होता है एलसीएम। 3 और 20, 10 और 20 का एलसीएम कितना हुआ? 20। 20 आपने लिख लिया नीचे, फिर 20 से क्या इस 10 को डिवाइड आया 2 को क्या इस 1 से मल्टीप्लाई, यहां लिख दिया 2। मैं बता देता हूँ, यूनिटरी मेथड आपने लिख लिया, मिटा दो इसे। यस सर. देखिए छोटी छोटी बातें आपको पढ़नी है। और देखिए पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या है ना, अगर आपको लगता है कि आपकी मैथ्स कमजोर है, उठा लो 6th क्लास की एनसीईआरटी की किताब, फ्री में अवेलेबल है, भारत सरकार ने दे रखी है। मुश्किल से 2-3 दिन लगेंगे आपको, रीडिंग मार लो, हो गई 6th क्लास की मार लो, 7th की मार लो, 8th की मार लो। हफ्ता 10 दिन 15 दिन आप ये काम कर लोगे तो आपको ऑटोमेटिकली लगेगा कि हमारी मैथ्स अच्छी हो गई है। क्योंकि देखिए बचपन में आपने वो बातें तो सारी पढ़ी है, बस भूल गए हो। तो उसमें कुछ वो वाली बात नहीं कि मैं 8th क्लास की को पढ़ूंगा ना, पढ़ते हैं ना, सब पढ़ते हैं। आपने कभी सुना होगा यूपीएससी के जो बच्चे होते हैं वो 6th क्लास की हिस्ट्री फिजिक्स की किताबें पढ़ते हैं, क्योंकि सब कुछ चीजें जो है ना वहीं छुपी हुई है। 1/10 और 1/20 को मुझे ऐड करना है, तो सबसे पहले मैं लेता हूँ डिनोमिनेटर का एलसीएम। सिद्धार्थ इनका एलसीएम कितना होगा? सिद्धार्थ 20 को करो 10 से डिवाइड तो कितना आएगा? 2 तो करो इससे डिवाइड, आंसर को करो इससे मल्टीप्लाई, 2 कितना 2 आएगा? 2। 20 को करो 20 से डिवाइड, आंसर कितना आएगा? 1 1 को करो 1 1 से मल्टीप्लाई, आंसर कितना आएगा? 1 1। मुझे बताओ 1/4 प्लस 1/5 एलसीएम कितना है इन दोनों का? 4 और 5 का एलसीएम कितना होता है? 20. बताइए सिद्धार्थ। 20 20।
20 को करो 4 से डिवाइड कितना आता है? 5 5 को करो 1 5 से मल्टीप्लाई कितना आता है? 5 5 प्लस 5 को करो 20 को करो 5 से डिवाइड कितना आता है? 4 4 को करो 4 1 से मल्टीप्लाई कितना आता है? 4 आंसर कितना आ जाएगा? 9/20. 9/20। समझ गए? तो देखिए हाँ, अगर आपको ऐसे छोटी छोटी बातों में दिक्कत है तो मैं सीरियसली आपको एडवाइस करूंगा कि आप एक बार ना 6, 7, 8 की किताबें पढ़ लो, 9, 10 की मत भी पढ़ो, चाहे 6, 7, 8 की एक बार ऐसी नजर मार लो, और बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन आपको काफी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और मैथ्स के देखिए कमजोर होने का केवल और केवल एक ही कारण है कि आपके बेसिक्स बहुत ज्यादा हिले हुए हैं, और ये बात आप भी डीप डाउन कहीं ना कहीं जानते होंगे, अगर आपको मैथ्स में थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम है तो कि आपके बेसिक्स में दिक्कत है। देखिए बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स में किसी को दिक्कत नहीं होती, बड़ी बड़ी चीजों में कभी दिक्कत नहीं होती, हमें दिक्कत हमेशा होती है छोटी छोटी चीजों में, और वो छोटी छोटी चीजें कैसे सुधारोगे आप? थोड़ा टाइम दीजिए उसे। तो मैंने आपको 3 मेथड बताए, तीनों मेथड में से हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? देखिए 3 मेथड हमने सीखे, पहला मेथड जो सीखा, दूसरा मेथड जो सीखा, तीसरा मेथड जो सीखा। पहला था डायरेक्ट फॉर्मूला, सेकंड वाला एलसीएम मेथड, और तीसरा वाला था यूनिटरी मेथड। एक और मेथड होता है लेकिन वो हम कभी नहीं करेंगे, परसेंटेज मेथड होता है, वो उसकी कोई जरूरत नहीं है ना हमें। हम कौन सा मेथड करेंगे? डायरेक्ट फॉर्मूला। डायरेक्ट फॉर्मूला हम कब करेंगे? इन केस ऑफ 2 पीपल। तो ये बात आप लिख लीजिए कि जब भी 2 लोगों का क्वेश्चन आएगा ना, आप हमेशा और हमेशा डायरेक्ट फॉर्मूला से ही आंसर निकालेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला से ही आंसर निकालेंगे 2 लोगों के केस में। जब भी 2 लोगों की बात होगी, वी विल ऑलवेज यूज डायरेक्ट फॉर्मूला। क्या है डायरेक्ट फॉर्मूला, कोई बताएगा मेरे को? डायरेक्ट फॉर्मूला क्या था? x y upon XY x upon plus x y. upon x plus y. x y. एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, वी विल यूज दिस। अब आप बोलोगे कि सर आप तो अभी कह रहे थे कि एलसीएम मेथड यूज करेंगे। देखिए एक एग्जांपल लेता हूं, ए किसी काम को करता है 48 डेज में, बी उसी काम को करता है 52 डेज में। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे एलसीएम निकालने में जितना टाइम लगेगा ना आपको, उतनी देर में तो आप यहाँ वैल्यू पुट करके आंसर निकाल दोगे। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? Yes sir. मुझे बताओ इनका एलसीएम क्या होगा, आपको टाइम लगेगा निकालने में, लेकिन आप अगर डायरेक्ट यहाँ वैल्यू पुट कर दो तो बात बन जाएगी। सीधा सीधा ही यहाँ पुट करना है 48, यहाँ मल्टीप्लाई करना है 52, और नीचे आएगा 100। दिस इज माय आंसर। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 डेसिमल ऊपर चढ़ाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। दूसरी जगह आप क्या कर रहे होंगे, यहाँ पे निकाल रहे होंगे एलसीएम, फिर यहाँ पे इसका काम, फिर इसका काम, फिर इससे कर रहे होंगे, इन दोनों के सम को डिवाइड, टाइम लगेगा। तो एक बात आप स्टार मार्क करके लिखिएगा कि जब भी 2 लोग इन्वॉल्व हो, जब भी क्वेश्चन में 2 लोग होंगे, वी विल ऑलवेज यूज फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला, एंड दैट इज एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। जब भी 2 लोग से ज्यादा होंगे, वी विल यूज एलसीएम मेथड। जब भी 2 लोग से ज्यादा होंगे, 2 और मोर देन 2, देखो एलसीएम मेथड तो हर जगह लगेगा, लेकिन समझदारी हर जगह लगाने में नहीं है, समझदारी उसमें है जहां पे यूज हो वहां लगाने में। और जो तीसरा मेथड है यूनिटरी मेथड, है ना, मतलब अपने डिस्क्रिप्शन के हिसाब से हम इसे यूज करेंगे, अपनी सूझबूझ के हिसाब से, जहां पे यूज करना होगा वहां करेंगे। इसका ऐसा कोई नहीं है, आप इसके बिना भी सारे सवाल कर सकते हैं, आप इसके बिना भी सारे सवाल कर सकते हैं, आप तीनों में से किसी भी एक चीज को पकड़ के भी सारे सवाल कर सकते हैं ना। डायरेक्ट फॉर्मूला 2 का अलग है, 3 का अलग है, 4 का अलग है, वो बात अलग है, लेकिन आप इन तीनों में से कोई भी एक मेथड को पकड़ लें तो आप सारे सवाल कर सकते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, आते हमें तीनों ही है, हम अपनी मर्जी से स्विच करते रहेंगे। 90% केसेस में आप सेकंड वाला मेथड यूज कर रहे होंगे, 5% केसेस में आप ये यूज कर रहे होंगे, और 5% केसेस में आप ये यूज कर रहे होंगे। नोट कर लीजिए सारी बातें, फिर हम बढ़ते हैं आगे। क्या आप लोगों में से ऐसा कोई स्टूडेंट है इसने पहले टाइम एंड वर्क पढ़ा हुआ है?
बताइए। सर अच्छी बात है। देखिए पढ़े हुए को पढ़ाना थोड़ा मुश्किल रहता है, नहीं पढ़ा है, कुछ नहीं आता है, अच्छी बात है। जो नई नई पेन ड्राइव होती है ना उसकी स्पीड थोड़ी अच्छी होती है, थोड़ी पुरानी होने के बाद खराब सी हो जाती है, वो नई चीजें लेना नहीं चाहती है। क्या हम आगे बढ़े? सर Yes, sir. हम सबसे पहले करेंगे एक टाइप का क्वेश्चन जिसकी थ्योरी आज हम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम कल से उसके क्वेश्चन शुरू करेंगे। देखिए ये मैंने आपको समझा दिया टाइम एंड वर्क की क्या होती है ना। तो लगभग लगभग मुझे 50 मिनट लगे आपको ये सारी चीज समझाने में। ये बात मैं 5 मिनट में भी समझा सकता था कि एलसीएम ले लो, ये कर लो, ये कर लो। लेकिन ना ये जो चीज मैंने आपको अभी बताई है ना, ये उन तीनों चैप्टर्स का बेस है। ये मान के चलो अगर अभी भी मैं आपको पढ़ाना बंद कर दूं और एक बहुत ही अच्छा ब्रिलियंट बच्चा हो तो वो सारे सवाल जाके कर लेगा टाइम एंड वर्क के। सही बता रहा हूँ मैं सीरियसली। अभी भी आप क्लास छोड़ के चले जाओ और आपको बहुत अच्छी आपकी बुद्धि है तो आप सारे सवाल कर सकते हो टाइम एंड वर्क के। टाइम लोगे वो अलग मैटर है, लेकिन आप कर सारे सवाल सकते हो। तो देखिए पहला जो टाइप हम करने वाले हैं उसे बोला जाता है मैन, वर्क एंड टाइम। ये है हमारा टाइप 1। टाइप 1 के सवाल हम करने वाले हैं मैन, वर्क और टाइम के। अब आप बोलोगे सर मैन, वर्क और टाइम क्या है? देखिए कुछ भी काम करना होता है उसके लिए हमें चाहिए होते हैं, कुछ भी एक काम करना होता है उसके लिए चाहिए होते हैं हमें मैन। और जो मैन आएंगे उससे सबसे पहली बात हम यही पूछेंगे कि ये कितने टाइम में कर दोगे, है ना। जैसे आप आए तो आपने पूछा ना कि सर सिलेबस कितने टाइम में खत्म होगा, कितने लोग पढ़ाएंगे। तो दुनिया में जो भी काम होता है उसके लिए तीन फैक्टर काम करते हैं, मैन, टाइम एंड वर्क। हमें एक रोड बनानी है तो रोड बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें रोड बनानी, वो हमारा काम हो गया। उसके बाद हम पूछेंगे कि कितना टाइम देंगे हम इस रोड को बनाने में ना। गवर्नमेंट ने जैसे कोई रोड बनाने का कोई कॉन्ट्रैक्ट निकाला तो वो पहले बोलती कि देखो ये बनानी है रोड, इसको बनाना है हमें 6 महीने में। और कॉन्ट्रैक्टर बोलते जी हम बना लेंगे। कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं कि हम बना लेंगे। मान लो L&T लिया कॉन्ट्रैक्ट, और फिर L&T कैलकुलेट करेगी कि इसको इस रोड को बनाने में 6 महीने में कितने लोग चाहिए। वो L&T का काम है, वो सरकार का काम थोड़ी है। उसने तो बोल दिया। तो हर चीज के काम के पीछे 3 फैक्टर होते हैं, वो होता है मैन, टाइम एंड वर्क। क्या आपको ये बात क्लियर है? मैन, टाइम एंड वर्क। अब देखिए मैन, टाइम और वर्क में कुछ रिलेशन है। मैन, टाइम और वर्क में एक रिलेशन है। पहली बात मैं आपको बोलता हूं, इफ वर्क इज कांस्टेंट। क्या आप इस लाइन का मतलब समझते हो जो मैंने बोर्ड पे लिखी है अभी? इफ वर्क इज Yes, कांस्टेंट क्या होता है इसका मतलब? so same work. वर्क इज कांस्टेंट का मतलब है कि एक रोड है तो वो रोड कांस्टेंट है। अब ऐसा तो है नहीं कि कल को 1 किलोमीटर रोड बढ़ जाएगी। मैंने आपको बोला कि भाई ये रोड बनानी है यहां से लेकर यहां तक, तो काम हो गया कांस्टेंट। काम हो गया कांस्टेंट। तो मुझे बताइए अगर काम कांस्टेंट है तो मैन और टाइम के बीच में क्या रिलेशन है? मैन और टाइम के बीच में क्या रिलेशन है? So inversely. इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपने अगर टाइम स्टूडेंट डिस्टेंस पढ़ा होगा, मेरे से अभी थोड़े टाइम पहले मैंने पढ़ाया है इस बैच में। तो टाइम स्टूडेंट डिस्टेंस का फॉर्मूला सबको पता होता है, वो होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। और बोल सकता हूँ Yes, sir. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या बात बिल्कुल सही है? इसको ऐसे लिख देता हूँ ना, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। क्या आप लोगों में से कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको एक फॉर्मूला ना पता हो? सबको पता है? मुझे बताइए अगर मैं बोलूं कि मेरे को दादर से कुर्ला जाना है तो मैंने क्या कांस्टेंट कर दिया अपना? डिस्टेंस कांस्टेंट कर दिया अपना। Distance constant. मेरी डिस्टेंस है फिक्स, मैंने मेरा डिस्टेंस कर दिया कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब आप फिक्स भी बोल सकते हो ना, फिक्स है।
जैसे कि मान लो आप कैब में बैठे, आपने अपनी लोकेशन डाली और बुक कर दी अपनी कैब, क्या आपकी डिस्टेंस फिक्स हो गई? अब जो कैब वाला होगा वो ऑटोमेटिकली जाओगे तो आप गूगल मैप्स आ जाएगा, तो डिस्टेंस आपकी ऑलरेडी फिक्स है। फिर मुझे बताओ स्पीड और टाइम में क्या रिलेशन है? स्पीड और सर टाइम में इनवर्सली। इनवर्सली है। आप उसे बोलोगे कैब वाले को, भैया तेज चलाओ ताकि हम जल्दी पहुंच पाए। मतलब कि अगर स्पीड बढ़ाओगे तो टाइम कम लगेगा। यस। क्या ये रिलेशन है ना? हम कभी बोलते हैं ना, हम जैसे ऑटो में जा रहे हैं तो हमको घर पे पहुंचना है, ऑटो में हमारा डिस्टेंस तो ऑलरेडी फिक्स है। हम ऑटो वाले को क्या बोलते हैं? भैया तेज चलाओ, मुझे जल्दी घर पहुंचना है। मतलब कि अगर आप स्पीड बढ़ाओगे तो टाइम कम लगेगा। सिमिलरली अगर मैं बोल दूं कि मेरे पास टाइम फिक्स है, टाइम कांस्टेंट है, मेरे पास टाइम कांस्टेंट है, कि मतलब कि मेरे को कैब में बैठना है और 30 मिनट के लिए बैठना ही बैठना है। ये मेरे को बोल दिया गया है कि तुम कहीं भी जाओ, तुम्हें 30 मिनट के लिए इस कैब में बैठना है। तो मुझे बताइए अगर टाइम कांस्टेंट है तो स्पीड और डिस्टेंस में क्या रिलेशन है? डायरेक्टली अगर मेरा टाइम फिक्स कर दूं मैं अपना कि मेरे को 30 मिनट के लिए इस कैब में बैठना ही बैठना है, तो मुझे बताइए मेरी डिस्टेंस और मेरी स्पीड में क्या रिलेशन होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। अब जैसे जैसे वो कैब वाले को, तो भाई कैब वाले को थोड़ी पता है कि मेरे को 30 मिनट के लिए बैठना है, मेरे को तो लाके कैब में डाल दिया, बांध दिया मेरे को कैब में, 30 मिनट के लिए तुम्हें बैठना ही बैठना है। अब कैब वाला जितनी स्पीड से गाड़ी चलाएगा क्या उतना ज्यादा डिस्टेंस कवर होगा? क्या जितनी स्पीड से वो गाड़ी चलाएगा क्या उतना डिस्टेंस कवर होगा? यस। कि अगर उसने स्पीड को बढ़ा दिया तो डिस्टेंस भी ज्यादा कवर होगा। देखिए लॉजिकली सोचिए ना, इनको रटने की कोशिश मत कीजिए, आप खुद लॉजिकली सोचिए कि आपको अगर मैं गाड़ी में बिठा देता हूं 30 मिनट के लिए, मैंने आपके हाथ पे हथकड़ी बांध दी और आपको डाल दिया गाड़ी के अंदर, और मैंने कैब वाले को बोला कि 30 मिनट तक इसको गाड़ी से उतरने मत देना, मतलब मैंने आपका क्या फिक्स कर दिया? टाइम। और कैब वाला जितनी तेज गाड़ी चलाएगा आप उतना ही दूर जाते जाओगे अपने घर से। तो वहां पे स्पीड और डिस्टेंस में डायरेक्ट रिलेशन है। यहाँ पे क्या था? स्पीड और टाइम में इनवर्स रिलेशन था। इनवर्स का मतलब है स्पीड बढ़ेगी टाइम कम लगेगा। और सेम बात मैं आपको बोलूं, स्पीड कांस्टेंट कर दूं अगर मैं, स्पीड कांस्टेंट का मतलब है कि आपकी गाड़ी 30, जैसे लोकल है, अपनी लोकल की स्पीड हमेशा एक ही रहती है ना, लोकल की स्पीड कांस्टेंट रहती है। मुझे बताइए अगर लोकल की स्पीड फिक्स है तो उसकी टाइम और डिस्टेंस में क्या फर्क रिलेशन होता है? प्रोपोर्शनल। अगर लोकल डायरेक्ट बिठा दूं डायरेक्ट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कितनी देर तक लोकल में बैठे रहोगे उतनी देर तक आप दूर जाते जाओगे, क्योंकि उसकी स्पीड तो कांस्टेंट है। आप अगर 1 घंटा लोकल में बैठोगे तो आप ज्यादा दूर चले जाओगे, आप आधा घंटा बैठोगे तो कम दूर चले जाओगे। तो आपकी यहाँ पे ऊपर लिख देता हूं मैं, इसके बाद जो नीचे चीज लिखने वाला हूं, मैं ये लिखने वाला हूं कि आपकी जो डिस्टेंस है, जैसे 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 आपका टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी डिस्टेंस बढ़ेगी। देखिए जिन लोगों ने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ा है उनको ये बात मैंने ऑलरेडी बताई थी, और आपको ये भी बात पता होगी कि ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट है ना टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के लिए, कि इतने सवालों में हम ये यूज कर सकते हैं जिसकी कोई हद ही नहीं है। और ये कंसेप्ट केवल टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का नहीं है, ये क्वेश्चन है मैथमेटिक्स का, ये है एप्टीट्यूड का। जैसे कि आपके घर में है शादी, आपके घर में 4 लोग, तो आपकी शादी तो फिक्स है, शादी एक फिक्स काम है ना, हमें वो तो करनी ही है। अब क्या आप 4 लोग उस काम को कर सकते हो? आप बोलोगे नहीं, हमें इस काम को जल्दी करना है, तो आप क्या किन लोगों को बुलाओगे काम करने के लिए? टेंट वाले को बुलाओगे, शादी वाले को बुलाओगे, खाने वाले को बुलाओगे। तो आप क्या कर रहे हो कि एक फिक्स काम को कम समय में करने के लिए लोग बुला रहे हो, मैन वर्क एंड टाइम। अब इसी चीज को हम अप्लाई करते हैं यहाँ। वर्क कांस्टेंट है, शादी है मान लो, शादी कांस्टेंट काम है, तो मुझे बताइए शादी अगर एक कांस्टेंट काम है तो मैन और टाइम में क्या रिलेशन होगा? इनवर्स। इनवर्स। जितने ज्यादा लोग उतना कम काम, कम समय, जितने ज्यादा लोग उतना कम समय। तो यहाँ पे जैसे जैसे मैन बढ़ेंगे ना वैसे वैसे टाइम कम होगा। उल्टा रिलेशन भी हो सकता है ना, मैन घटेंगे तो टाइम बढ़ेगा। मान लो आपके घर में शादी थी, 4 लोग थे और उसमें से भी 2 लोग चले गए, तो और काम बढ़ गया। अब मुझे बताइए अगर इसी जगह मैं टाइम कांस्टेंट कर दूं, अगर मैं टाइम को कांस्टेंट कर दूं, वर्क और मैन इनवर्स डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल।
अगर मैं टाइम कांस्टेंट कर दूं तो मैन और वर्क में क्या रिलेशन होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। भाई देख लीजिए, जैसे कि अपना लेक्चर जो होता है ना, ये एक एग्जांपल है इसी चीज का। यहाँ पे क्या टाइम कांस्टेंट होता है हमेशा? तो यहाँ पे Yes, टाइम Yes, कांस्टेंट sir. होता है। अब मान लो कि हम मल्टीटास्किंग करना जानते हैं और इधर भी एक अलग टीचर पढ़ा रहा है, इधर भी एक अलग टीचर पढ़ा रहा है, तो क्या लोग बढ़ गए तो क्या हमारा काम बढ़ने लग गया? ऐसा ही होता है ना कि मेरे पास 1 घंटा है काम करवाने के लिए, तो मैं ज्यादा लोगों को बुला लूंगा तो मेरा काम जल्दी होने लगेगा ना। तो अगर टाइम कांस्टेंट है तो और मैंने मैन को बुला लिया तो मेरा काम भी जल्दी जल्दी होने लगेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? अगर मेरा टाइम कांस्टेंट है, मेरे पास 1 घंटा है पढ़ने के लिए, मेरे को मान लो होमवर्क करना है, मेरे पास 1 घंटा ही है, तो मैं 3-4 दोस्तों को बोलूंगा कि भाई मेरे को मेरा असाइनमेंट सबमिट करना है, तुम भी मेरा साथ दो। तो वो लोग क्या करेंगे? मैन बढ़ाऊंगा तो मेरा काम भी बढ़ने लगेगा, अगर मेरे पास टाइम कांस्टेंट है तो। और तीसरा केस मेरे पास होता है जब मेरे पास मैन ही कांस्टेंट हो, इफ मैन आर कांस्टेंट। टाइम एंड वर्क Directly relation. मुझे बताओ, अगर मेरे पास मैन कांस्टेंट है, मतलब हम 4 लोग ही, जैसे मैं हूं ना, यहाँ पे मैं ही हूँ आपको मैथ्स पढ़ाने वाला, मैं आपका कांस्टेंट हो गया मैथ्स में, तो मैं आपका मैन हूँ। तो मैं अगर कांस्टेंट हूँ, मैं जितना ज्यादा आपको पढ़ाऊंगा, जितनी ज्यादा देर आपको पढ़ाऊंगा, क्या आपका उतना ही सिलेबस जल्दी जल्दी खत्म होता जाएगा? Yes, Yes. sir. तो आपको मैं जितना ज्यादा पढ़ाता जाऊंगा, आपका सिलेबस उतना ही जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा। एंड हियर योर सिलेबस इज योर वर्क। तो यहाँ पे क्या आ गया? टाइम जैसे जैसे ज्यादा बढ़ाऊंगा मैं अपने लेक्चर्स का, उतना उतना Directly. काम बढ़ने लगेगा। प्रोपोर्शनल। आपको ये बात समझ में आई? क्या मैं इधर वाला मैटर हटा दूं? इधर वाले की कोई जरूरत नहीं, नहीं तो मैंने आपको एग्जांपल देने के लिए समझाया था। ये तो आपको टाइम स्टूडेंट डिस्टेंस पढ़ोगे तो मैं आपको बता ही दूंगा। तो देखिए, हो सकता है आप में से 1-2 लोग हो जिनको ये बातें थोड़ी अजीब सी लग रही हो, लेकिन आप एक बार आंखें बंद करो, रियल लाइफ के एग्जाम्पल सोचो, तो आपको ये बातें ठीक लगने लगेगी। ऐसा हम जिंदगी में होता है हमारे साथ ना, हम कभी ऑब्जर्व नहीं करते, लेकिन ऐसा ये रियल लाइफ सिचुएशन से तीनों। अगर मेरे पास वर्क कांस्टेंट हो और मैं आदमी बढ़ा लूं, मान लीजिए कि हमारा इंस्टीट्यूट है, आपका सिलेबस तो कांस्टेंट है, कल को आपको 4 लोग मैथ्स पढ़ाने लग जाए, तो क्या आपका जल्दी सिलेबस खत्म हो जाएगा? बताइए, आपको एक दिन में 4 लोग मैथ्स पढ़ाने लग जाए। अब ये मत सोचिए कि हमें 4 लेक्चर कैसे समझ में आएंगे, मैथ्स से है। यहाँ पे सबको समझ में आ रहा है ना आपको? मतलब मैथ्स में मतलब ऐसा नहीं जाना जाता है कि बच्चों को समझ में आना बंद हो गया। तो मुझे बताइए, यहाँ पे क्या अगर 4 मैथ्स के टीचर आपको पढ़ाने लग जाए डेली, तो क्या आपका सिलेबस जल्दी खत्म हो जाएगा? क्या पहला केस है? दूसरा केस है कि टाइम हमारे पास कांस्टेंट है, कि आप बोलो कि सर मुझे तो 1 महीने में ही अपना पूरा सिलेबस खत्म करना है, तो हम क्या करेंगे? लोग पढ़ा देंगे, तो क्या आपका काम जल्दी जल्दी होने लग जाएगा? लोग पढ़ा दिए, आप 10 लोगों से पढ़ने लग गए। ऐसा ही होता है ना जनरली, हमारे पास टाइम जब कम होता है, कांस्टेंट होता है, तब हम ज्यादा काम। और मैन कांस्टेंट है। मैन कांस्टेंट मतलब कि एक इंस्टीट्यूट में टीचर्स तो कांस्टेंट ही होते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो जो टीचर जितनी ज्यादा देर पढ़ाएगा या जितनी ज्यादा क्लासेस एक वीक में लेगा, उसका सिलेबस उतना ज्यादा बढ़ेगा। तो ये तीनों एक रियल लाइफ एग्जांपल्स है, और यहाँ से हम कुछ ना कुछ चीजें डिराइव करने वाले हैं। देखो, आप लोगों ने जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा देखा होगा कि ये सिंबल आपने कभी देखा होगा। ये सिंबल होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल, प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल होता है ये। जैसे कि अगर मैं बोल दूं इस वाली चीज को देख के कि मैन और टाइम में क्या रिलेशन है, मैन और टाइम में जो रिलेशन है वो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन। Inversely. pro- क्या ये चीज आपको समझ में आती है? यस सर। ये आपने कभी देखा होगा अपने फिजिक्स वगैरह में, आपने कभी जिंदगी में कभी फिजिक्स में ये चीज देखी होगी। जैसे अब बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं, तब हम डिराइव कर रहे होते हैं कि प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा, वगैरह वगैरह। और ये चीज कब ट्रू है? व्हेन वर्क इज कांस्टेंट। देखिए, एक बार हमेशा याद रखिएगा, मैथ्स हो या फिजिक्स, आप कभी भी प्रोपोर्शनलिटी तभी यूज करते हो जब एक ना एक चीज होती है कांस्टेंट। एक चीज कांस्टेंट रहनी चाहिए। जैसे कि टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का मैं जब आपको बता रहा था ना, तब मैंने वहां पे हमेशा एक चीज को कांस्टेंट किया था। एक बार मैंने लोकल का एग्जांपल लिया था, तब मैंने स्पीड को कांस्टेंट कर दिया था। जब मैंने दूसरी बार आपको कैब में बांध के डाल दिया था,
तब मैंने टाइम को कांस्टेंट कर दिया था, 30 मिनट के लिए इसको मत उतरने देना। और पहला वाला केस क्या था कि आपको घर पे जाना है, आपका डिस्टेंस बिल्कुल फिक्स है, जैसे जैसे कैब वाला अपनी स्पीड बढ़ाएगा आपका टाइम कम होता जाएगा। तो कभी भी हम प्रोपोर्शनलिटी निकाल रहे होते हैं, एक दूसरे के अंदर रिलेशन निकाल रहे होते हैं, तब हमेशा एक चीज कांस्टेंट होनी चाहिए, उसके अलावा रिलेशन नहीं निकल सकता है। सर एक डाउट है। बोलिए बोलिए। सर अगर हम टाइम बढ़ाएंगे तो सर वर्क तो कम होगा ना? टाइम बढ़ाते हैं वर्क कम होने लग जाएगा। मैं आज से 5 घंटे पढ़ाने लग जाऊं तो क्या आपका सिलेबस कम होने लगेगा या ज्यादा होने लगेगा? आप खुद बताइए मेरे को। सर सिलेबस तो वैसे कम होगा ना, ज्यादा पढ़ाओगे तो। अरे आपका सिलेबस कम होगा क्या या ज्यादा होगा, ये बताइए मेरे को। सर सिलेबस कम होगा। घर बनाना है, घर बनाना है हमें, ठीक है। क्या कांस्टेंट है? घर को बनाना कांस्टेंट है। मुझे बताइए टाइम बढ़ेगा तो घर जल्दी जल्दी बनेगा या कम कम बनेगा? टाइम बढ़ाएंगे तो घर देर लेट बढ़ने मतलब टाइम लगेगा। टाइम बढ़ा, अरे टाइम बढ़ाना मतलब कारीगरों को बोलेंगे कि भाई 10 घंटे काम करना है आज से तुम्हें, तो घर जल्दी जल्दी बनेगा ना। हाँ सर। जल्दी होगा। हाँ, तो यही तो बताया मैंने। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो? सर मुझे यही समझ नहीं आ सर, अगर हम टाइम बढ़ा रहे हैं किसी चीज को लेके तो सर वर्क तो कम होता है ना। आप कौन सा सर वाला जैसे पहला वाला केस, दूसरा वाला केस या तीसरा वाला केस, पहले मुझे ये बताइए कौन से केस की बात कर रहे हैं आप? सर तीसरे केस की बात कर रहा तीसरे केस की बात कर रहे हैं। मैन कांस्टेंट है, मैन कांस्टेंट है ना, हूँ। हाँ सर। है ना। मैन कांस्टेंट है मतलब मान लो मेरे पास 5 लोग हैं ये घर बनाने के लिए, हाँ सर। 5 लोग हैं घर बनाने के लिए। अब मुझे एक बात बताइए, वो 5 लोग ज्यादा देर काम करेंगे तो क्या ज्यादा घर बनेगा? सर वर्क तो कम हो जाएगा ना पर ओवरऑल। इसीलिए कम हो जाएगा वर्क। घर बनाना तो वर्क ज्यादा हो रहा है ना, नहीं मतलब पर आप टाइम सर 5 लोग हैं पर जो जैसे वो 5 घंटा काम कर रहे थे, अगर हम उनसे 10 घंटा काम करवाएंगे, टाइम बढ़ा रहे हैं तो सर वर्क कम नहीं होगा? नहीं होगा भाई। वर्क कम हो रहा है कि आप ये देख रहे हो कितना कम बच्चा है भाई। वो आदमी घर पे आके क्या बोलेगा कि आज मैंने बहुत कम काम किया? वो घर पे आके क्या बोलेगा अपनी बीवी को कि आज मैंने बहुत काम किया? हाँ सर, टाइम बढ़ेगा सर, काम तो बढ़ेगा ना सर। तो वही तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि अगर आदमी कांस्टेंट हो तो टाइम बढ़ेगा तो काम बढ़ेगा। हाँ सर समझ गया। आप बोल रहे हो कि कितना बचेगा, अरे बचने की बात मत देखो। वो आदमी अपने घर पे आके अपने बीवी बच्चों को क्या बोलेगा कि भाई मैंने तो आज 10 घंटे काम किया है, मुझे सोने दो, मैं बहुत हाँ थका सर। हुआ हूँ। उसकी बीवी ये थोड़ी बोलेगी कि आज तुमने तो काम कम किया है, ज्यादा लोग काम कर रहे हो ज्यादा देर के लिए, है ना। वो बोलेगा क्या पागल है क्या, क्या बोल रही है तू, ये पढ़ा नहीं सर तूने, समझ गया समझ गया। है ना। किसी भी केस में डाउट हो तो आप देखिए खुद रियल लाइफ एग्जांपल लेके समझिए। जैसे मैन आर कांस्टेंट में मैंने आपको बताया था ना कि हम इसे अपनी इंस्टीट्यूट की फैकल्टी है, ये कांस्टेंट है भाई। मैं आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, सर आपको इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, सर आपको रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, हम लोग कांस्टेंट है। अब मुझे बताइए अगर मैं आपके रोज 5 घंटे के लेक्चर लेने लग जाऊं तो क्या आपका सिलेबस जल्दी जल्दी खत्म होने लगेगा? क्या आपका यस सिलेबस, सर। है ना। Yes. तो देखिए मेरा पढ़ाना और आपका चैप्टर खत्म होना दोनों प्रोपोर्शनल है। मैं जितना ज्यादा आपको पढ़ाऊंगा उतना ज्यादा आपका काम होता जाएगा, आप पे उतना ज्यादा लोड बढ़ेगा, उतना जल्दी हमारा सिलेबस होगा। अब आप ये मत बोलोगे सर जो सिलेबस होगा तो वो जल्दी हो जाएगा। आप घर पे अपनी मम्मी को क्या बोलोगे कि मम्मी आज से सर 5-5 घंटे पढ़ाने लग गए हैं, बहुत पढ़ाई होने लगी है। तो ऐसा थोड़ी बोलोगे कि आजकल 5-5 घंटे पढ़ाने लग गए हैं तो कुछ पढ़ाई नहीं हो रही आजकल, काम तो कम हो गया है। ऐसा नहीं होता ना। तो देखिए ये बात हम कर रहे थे कि कोई भी रिलेशनशिप निकालनी हो तब एक चीज हमेशा कांस्टेंट लेके ही चलते हैं हम। और अगर मैन और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे जब काम कांस्टेंट होगा। देखिए इसको समझने में आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, लेकिन आप समझ जाओगे, थोड़ा टाइम दो इसको। घर पे जाके आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा इस चीज को देखो और एक एक का रियल लाइफ एग्जाम्पल सोचने की कोशिश करो ना। आप छोटे बच्चे तो हो नहीं, सब ग्रेजुएट लोग हो, इतना तो आप थोड़ा लॉजिकल दिमाग लगा ही सकते हो। और मैंने सबके खुद एग्जाम्पल दिए हैं आपको रियल लाइफ। दूसरा केस, अगर टाइम कांस्टेंट कर दिया जाए, अगर समय कांस्टेंट कर दिया जाए तो मैन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? वर्क। वर्क। मैन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क। और लास्ट वाले केस में टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क। वर्क। देखिए सारी बात जो है ना पिछले 45 मिनट से आपको चिल्ला चिल्ला के समझा रहा हूँ या आधे घंटे से समझा रहा हूँ, वो आज मैं मात्र 10 सेकंड में खत्म कर सकता हूँ। मैं बता भी दूंगा आपको कैसे खत्म कर सकता हूँ। एक फॉर्मूला लिखा के ना, तो वही आपको बुक्स में मिलेगा, वही आपको 90% टीचर वही आपको फॉर्मूला लिखा देते हैं सीधा का सीधा कि भाई ये है आपका फॉर्मूला, इसमें वैल्यू पुट करो आंसर आता जाएगा। लेकिन
उसमें दुख दर्द है अलग, वो मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे हमने क्या कांस्टेंट लिया, टाइम कांस्टेंट लिया, और यहाँ पे हमने लिया मैन कांस्टेंट। या पूरा लिखिएगा ना, व्हेन टाइम इज कांस्टेंट, व्हेन मैन इज कांस्टेंट। ये पूरी जो भी बोर्ड पे लिखा हुआ है ना, इसे बहुत सुंदर सुंदर तरीके से अपनी कॉपी में लिख लीजिए। यहाँ पे हम तीन चीजों की बात कर रहे हैं मैन, वर्क और टाइम के लिए। और देखिए लाइफ के हर फील्ड में काम आता है भाई। इंडियन गवर्नमेंट को लगा कि हमारा काम बढ़ गया है, तो उनको क्या लगा कि हमें और लोग हायर करने चाहिए, तो उन्होंने बोला चलो सीजीएल का नोटिफिकेशन निकालो। उन्हें टाइम में कंप्लीट करना था भाई, मार्च टू मार्च उन्हें सारा टैक्स जो अपना पीरियड था वो तो खत्म करना ही था अपना। 12 महीने होते हैं उनके पास। तो अगर मान लो इंडिया में बहुत सारे लोग बिजनेस करने लग गए, तो टैक्स रेवेन्यू जीएसटी बहुत होने लग गया, तो गवर्नमेंट के पास इतने लोग ही नहीं है जो हैंडल कर पाए। तो उन्होंने बोला एक काम करो, नोटिफिकेशन निकालो और लोगों को हायर करते हैं। भाई प्राइवेट कंपनीज तो ऐसे ही करती है भाई। सरकार तो खैर इलेक्शन विलेक्शन 100 चीजें माइंड में रखती है, लेकिन मान लीजिए इन्फोसिस है, इन्फोसिस के पास काम बढ़ गया, उसको टाइम तो उतना ही करना है। टाइम तो सबके पास ही 24 घंटे ही होते हैं, 365 दिन ही होते हैं। तो वो बोलेगी हायर करो, लोग हायर करो, कॉलेजेस में जा जाके हायर करो लोगों को। तो ये बेसिक मैनेजमेंट का कंसेप्ट है जो मैंने आपके बोर्ड पे लिखा है अभी। ये कोई खास मैथ्स नहीं है, ये मैंने मैथ्स नहीं लिखी है बोर्ड पे, ये कॉमन सेंस की बातें लिखी है, जो कि अगर आप सोचो तो आप पाओगे कि हाँ सर ये कॉमन सेंस ही है। अगर आप भी एक मैनेजर होते तो आप भी ऐसे ही सोचते। अगर आप भी मान लो एक बड़ी कंपनी चला रहे होते तो आप भी ऐसे ही सोचते कि हाँ यार काम जल्दी करना है, तो लोग ज्यादा हायर कर लेते हैं। तो ये सारी बातें लिख लीजिए। अब देखिए मैंने यहाँ पे तीन चीजें लिखी है, पहली चीज, दूसरी चीज और तीसरी चीज। अगर मैं पहली चीज और दूसरी चीज को मर्ज कर दूं, इस वाले को और इस वाले को मर्ज कर दूं, मतलब इन दोनों को एक ही बात में लिखना चाहूं, तो मैं लिखूंगा मैन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क अपॉन टाइम। क्या मैं पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन, यहाँ पे नंबर डाल दीजिएगा, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2 एंड दिस इज इक्वेशन 3। अगर मैं पहली और दूसरी इक्वेशन को मर्ज कर दूं ऑन मर्जिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, क्या मुझे ये चीज मिलेगी? यस सर। अगर मैं दोनों को, इन दोनों बातों को एक ही बात में कहना चाहूं, तो ऐसा ही होगा, सर ऐसा ही होगा। ये भी लिख लीजिए फिर, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को ऐसे लिखना है। क्या इधर वाला पोर्शन आपने लिख लिया है? यस सर। कोई नो बोल रहा है क्या? ये वाली चीज मिटा रहा हूं मैं, इधर वाला पोर्शन। मैं कल एक बार क्लास के शुरू के 5 मिनट में एक बार वापस ये चीज आपको बता दूंगा, क्योंकि इसके जो क्वेश्चन है वो तो हम कल ही स्टार्ट कर पाएंगे। क्योंकि लोड मत लो ना, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो भी आप फॉर्मूला याद कर लेना ना। बुक पढ़ते तो बुक में कौन सा ऐसा आपको समझा रहा होता, भाई वहां पर तो सीधा सीधा लिखा होता। तो देखिए होता क्या है ना, कभी भी हम एक प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल कभी भी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट हमें देना पड़ता है। ये रूल है ना, ये फिजिक्स का जनरल रूल है कि हम कभी भी जिंदगी में प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट देंगे। आपने कभी एसएससी के सिलेबस की फिजिक्स वगैरह पढ़ी हो तो आपने रेजिस्टिविटी पढ़ा होगा, ऐसी चीजें पढ़ी है आपने कभी? तो रेजिस्टिविटी क्या है? रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है। या केमिस्ट्री में भी कई बार हम पीवी इज इक्वल टू एनआरटी पढ़ते हैं, है ना? एंड कांस्टेंट। हाँ, यहाँ पे एक कांस्टेंट क्यों दिया? क्योंकि हम यहाँ पे बोलते हैं अच्छा प्रेशर है वो टेम्परेचर के कांस्टेंट, टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है। ऐसी हम 3-4 इक्वेशन डिराइव करते हैं, जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और बाद में हम बोलते हैं कि इनको ऐसे मर्ज करो, एक इक्वेशन बनाओ, और लास्ट में इक्वल टू डालने के लिए हम एक कांस्टेंट एंटर कर देते हैं अंदर।
अगर आपको नहीं भी पता तो भी कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूं आपको कि जिंदगी में कभी भी हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ्स में, तो हमेशा एक कांस्टेंट हमें देना पड़ता है। तो जब इस चीज को मैं हटाऊंगा, मैं एम को मैन को एम लिख रहा हूं, इक्वल टू का साइन लगाऊंगा, तो यहाँ पे कांस्टेंट दे रहा हूं मैं के टी, है ना। आपने थोड़ी बहुत भी जिंदगी में कभी फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो आप ये बात समझ पा रहे होंगे। नहीं भी समझ पा रहे हो तो लोड मत लो ना, बस मान लो कि जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है जिंदगी में कभी भी, तो ऐसे नहीं हटेगा वो, इक्वल टू का साइन बनने के लिए उसे कांस्टेंट देना पड़ेगा। तो मुझे बताइए, अगर मैं आपसे इस कांस्टेंट की वैल्यू पूछूं तो क्या होगी वो के की वैल्यू? तो ये होगी, यस सर। यस सर। ये होगी। अब वहां से तो आपने यहां तक तो लिख ही लिया था, फिर यहाँ पे एक लाइन लिख लीजिएगा, we have to remove the symbol of proportionality and whenever we remove the symbol of proportionality we will add a constant। इंट्रोड्यूस। लिख लीजिएगा अपनी लैंग्वेज में, नहीं लिखो तो भी चलेगा। तो जिंदगी में कोई आपसे पूछ ले, देखिए कभी कभी ना पढ़ाई इसीलिए भी की जाती ताकि आपसे कोई पूछ ले तो आप बता तो पाओ उसे कि ये क्यों हो रहा है ना। बाकी तो देखिए चीजें तो फॉर्मूला वगैरह ये सब चीजें है, लेकिन ऐसा होना चाहिए ना कि कल को कोई छोटा बच्चा आपसे आके पूछ ले, 5 साल का बच्चा, कि ये ऐसा क्यों होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम क्यों होता है, तो क्या मुंह से आप उसे आंसर बता सकते हो? आप तो यही बोलोगे कि बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है, हम भी वही मानते हैं। लेकिन अगर आपको प्रॉपरली मतलब पता है, जैसा मैंने आपको यहाँ बताया था, तो आप उसे समझा सकते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम ही क्यों बना फॉर्मूला। तो ये चीज हमने यहाँ से निकाल ली, ये चीज मैं मिटा रहा हूँ यहाँ से, ये वाली चीज। सर कांस्टेंट का कुछ नाम भी देंगे? कांस्टेंट का नाम हम दे देते हैं घनश्याम, नाम रख देते हैं उसका, फिर कुछ भी नाम रख दो ना उसका, कांस्टेंट का कुछ भी नाम रख दो। जैसे फिजिक्स या केमिस्ट्री में हम जब भी कोई कांस्टेंट निकालते हैं ना, तो एक बड़े बड़े साइंटिस्ट ने उसे कोई नाम दिया है, नाम दिया होता है। घनश्याम रख देते हैं इसका नाम ना, कुछ भी रख लो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट है, दिस इज अ कांस्टेंट। जैसे मैंने बोला ना रेजिस्टिविटी है, एन है, ये सब एक कांस्टेंट होते हैं, उनके नाम होते हैं, स्पेसिफिक नाम दिए गए हैं इन्हें, जिन साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है उन्होंने उसका नाम दिया है। लेकिन यहाँ तो हमने डिस्कवर किया तो हम अपनी मर्जी से कुछ भी नाम रख देते हैं, है ना। तो देखिए ये जो के है ना, वो सेम काम के लिए सेम होगा, ये बात आप भी समझ गए होंगे। अगर मुझे 2 काम करने हैं तो दोनों के लिए के की वैल्यू सेम होगी। मान लो मुझे एक डैम बनाना है, ये मेरा डैम 1 है और ये मेरा डैम 2 है, मुझे 2 बांध बनाने हैं। यहाँ पे भी मुझे क्या चाहिए, मैन, वर्क और टाइम। क्या मुझे यहाँ पे भी क्या चाहिए, मैन, वर्क और टाइम? क्या मुझे दोनों काम जो कर रहे हैं ना ये सेम है, बिल्कुल एग्जैक्ट, बिल्कुल रेप्लिका है दोनों डैम से एक दूसरे की। तो मुझे बताइए क्या इस डैम के लिए के की वैल्यू और इस डैम के लिए के की वैल्यू का सेम होगी? यस सर। यस यस यस। सेम काम के लिए ना के की वैल्यू हमेशा सेम होती है, ये बात भी आप लिख लीजिए, इसके नीचे ये बात लिख लीजिए कि फॉर द सेम अमाउंट ऑफ वर्क द वैल्यू ऑफ के ब्रैकेट में कांस्टेंट इज ऑलवेज सेम। तो जैसे कि मेरे को यहाँ पे ये डैम बनाना है और ये दूसरा डैम बनाना है ना। मान लो एक बन रहा है मुंबई में डैम और सेम वैसे का वैसे डैम बन रहा है पुणे में। तो मुझे बताइए मुंबई वाले डैम के लिए भी के की वैल्यू वही होगी और पुणे वाले डैम के लिए भी के की वैल्यू वही होगी, है ना। तो मुझे बताइए लेकिन क्या यहाँ पे एम एम टी और ये सेम होंगे, जरूरी है क्या? नो नो। नो नो सर। मुंबई में भी 50 लोग काम कर रहे हैं तो पुणे में भी 50 लोग काम करेंगे, ऐसा जरूरी तो नहीं है। भाई वहां का जैसा इन्वायरमेंट है, वहां के जैसे लोग हैं, अपनी सूझबूझ से वैसे वो करते रहेंगे। तो होता क्या है ना, सेम काम के लिए के की वैल्यू तो सेम होती है, लेकिन एम, डब्ल्यू और टी की वैल्यू चेंज हो सकती है। सेम काम के लिए ये बात लिख लीजिए, फॉर द सेम अमाउंट ऑफ वर्क द वैल्यू ऑफ के इज ऑलवेज सेम। वैल्यू वो तो कांस्टेंट है, उसका मतलब ही है कि वो सेम है, लेकिन एम, टी और डब्ल्यू की वैल्यू चेंज हो सकती है। For the same amount of work, the value of K will always remain constant, but the values of M, T and W can change। तो वहां पे हो सकता है कि काम 7 दिन में कंप्लीट करना हो, मुंबई में बोलेंगे नहीं, भी डीएमसी बोलेगी चलने दो 20 दिन तक। यहाँ पे हो सकता है कि लोग ज्यादा काम कर रहे हो, यहाँ पे लोग कम काम कर रहे हो। अब आप बोलोगे कि सर वर्क तो आपने बताया सेम ही बताया कि यहाँ पे भी सेम डैम था, यहाँ पे भी सेम डैम था, पर आप कह रहे हो कि वैल्यू ऑफ डब्ल्यू चेंज हो सकती है।
मान लो पुणे वालों ने बोला कि हम आधा ही बनाएंगे ब्रिज। मुझे बताइए, काम दोनों को सेम करना है, लेकिन क्या अमाउंट उन्होंने आधा कर दिया? अमाउंट क्या उन्होंने आधा कर दिया सेम काम का? इसलिए यहाँ पे डब्ल्यू भी चेंज हो सकता है, डब्ल्यू इसका आधा होगा। या आप क्वेश्चंस करोगे ना, आपको बहुत अच्छी सी क्लैरिटी आ जाएगी। तो के की वैल्यू सेम होगी तब अलग अलग हो सकता है। तो मैं बोल दूं, इसी चीज को अगर मैं फॉर्मूला में लिखने की कोशिश करूं, ये चीज में मिटा दूं, इधर वाली मिटाता हूं ना मैं, तो इधर वाली तो कहानी लिखी है, थोड़ी नोट करोगे। तो मान लीजिए मुझे दो अगर अलग अलग काम करने हैं और उसके लिए सेम काम करने हैं, फॉर द सेम अमाउंट ऑफ वर्क द वैल्यू ऑफ के इज कांस्टेंट, तो m1 t1 डिवाइडेड बाय w1 इज इक्वल्स टू m2 t2 बाय w2। क्या मैं मुंबई वाले डैम और पुणे वाले डैम के लिए दोनों का कांस्टेंट अगर सेम करूंगा तो क्या ये फॉर्मूला डिराइव होगा? यस सर। yes, इसके लिए भी के की वैल्यू वही है, इसके लिए भी के की वैल्यू वही है, तो यहां से इस फॉर्मूले का होता है जन्म। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चीज। मैं सही आपको बता रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा बिल्कुल भी। ये चीज कोई नहीं बताएगा आपको कि ये फॉर्मूला कहां से आया। सिर्फ मात्र 2 मिनट लगते हैं इसको लिखने में बोर्ड पे, वेयर m1 t1 एंड w1, और नीचे करा दिए 2 क्वेश्चन। मैंने आपको आधा घंटे के बाद समझाई है। क्यों समझाई है? क्योंकि होगा क्या ना कि अगर मैन टाइम और वर्क में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, तब तो अंधे बच्चे भी बता देंगे कि ये होता है फॉर्मूला। लेकिन एग्जामिनर ने एक दो बार क्या किया ना कि क्वेश्चन मैन टाइम और वर्क में नहीं पूछा, उसने पूछ लिया इंजन, फ्यूल और टाइम में क्वेश्चन। तो लोग बोले कि यार हमने मैन टाइम और वर्क तो रट रखा था, मास्टर ने सीधा सीधा लिखवा रखा था, इंजन, टाइम और फ्यूल को कैसे करेंगे? तो जो मैंने आपको चीज बताई है ना रिलेशनशिप निकालने की, वहां से आप निकालेंगे उसका फॉर्मूला खुद से कि इंजन और टाइम में क्या रिलेशन होता है, इंजन और फ्यूल में क्या रिलेशन होता है, फ्यूल और इंजन में क्या रिलेशन होता है। ये क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको जो मैंने आपको अभी बोला है। लेकिन जब तक मैन टाइम और वर्क है तब तक तो बच्चे रट के बैठेंगे इस फॉर्मूला को। लेकिन अगर इसी चीज को चेंज कर दिया जाए फ्यूल, इंजन और टाइम में, या फिर एक बार ऐसा क्वेश्चन आया था कि मैन, वर्क और अर्निंग, ये क्वेश्चन आ गया था, अर्निंग करनी है तो टाइम कांस्टेंट है तो मैन बढ़ेंगे तो अर्निंग बढ़ेगी, समझ रहे हो ना? ऐसे करके हम रिलेशनशिप निकाल सकते हैं। तो ये होता है हमारा जो मेन फॉर्मूला आता है, वो ये आ गया। और ये कैसे आया आप समझ गए, क्या बात ठीक है? बोलिए। अगर मैं इस फॉर्मूला को yes, इस फॉर्मूला को नाम दिया जाता है ये MTW, MT/W, इसका नाम होता है ये, इस टाइप का नाम होता है ये MT/W। अब मुझे एक बात बताइए, जो चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी वो न्यूमरेटर में आ रही है, डिनोमिनेटर में आ रही है? जो चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी वो न्यूमरेटर में आ रही है, डिनोमिनेटर में आ रही है? डिनोमिनेटर। यहाँ पे आ रही है। denominator, किलोमीटर, हाँ। और जो चीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी वो कहाँ आ रही है? न्यूमरेटर। साथ में। तो जब मैं इंजन वाला सवाल कर रहा हूँ ना, तब मैं जैसे ही देखूंगा अच्छा टाइम कांस्टेंट है, तो जैसे जैसे फ्यूल, इंजन बढ़ेंगे वैसे वैसे फ्यूल बढ़ेगा। तो इंजन और फ्यूल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब इंजन ऊपर तो फ्यूल नीचे। मैं सीधा ही लिख सकता हूँ, जो चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी वो डिनोमिनेटर में आ रही है, जो चीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी वो न्यूमरेटर में आ रही है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? सर। देखिए इन टॉपिक्स में क्या होता है ना, कई बार थ्योरी थोड़ी हेक्टिक हो जाती है, लेकिन क्वेश्चन करोगे तो आपको बहुत अच्छी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। कल हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, आपको ये सारा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। बस आपको क्या करना है ना, घर पे जाना है और इसे 2-3 बार अच्छे से रिवाइज कर लेना, और बिल्कुल लॉजिकली आना चाहिए आपको। ये बात बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए बात कि ऐसा क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। मैंने बोला ना टाइम एंड वर्क एक ऐसा चैप्टर है जिसको आपको कभी जिंदगी में रिवाइज नहीं करना पड़ेगा, अगर आपने एक बार इसे बहुत अच्छे से कर लिया तो। ऐसा और कोई चैप्टर नहीं है मैथ्स में। टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस में बहुत सारी चीजें आती है, मतलब आपको देखना पड़ेगा बार बार, परसेंटेज, एडवांस वगैरह में तो आपको देखना ही पड़ेगा। लेकिन टाइम एंड वर्क एक ऐसा चैप्टर है जिसको आपने एक बार समझ लिया ना, और नंबर सिस्टम भी एक ऐसा चैप्टर है, नंबर सिस्टम को भी कह सकते हैं कि आपको एक बार समझ में आ गया ना तो फिर वो नहीं भूलने वाला आपको। ठीक है, तो हम कल मिलेंगे क्वेश्चंस के साथ। आज कोई क्वेश्चंस हमने नहीं किए क्योंकि थ्योरी कर हमारे लगभग हमारी थ्योरी कंप्लीट हो गई है ना टाइम एंड वर्क की। अब इसे बीच बीच में क्वेश्चन अलग अलग आते रहेंगे तो हम कुछ कुछ डिस्कस करते रहेंगे। मोटा माटी हमारी थ्योरी क्लियर हो गई है। अब हम कल मिलेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है।
सर आपने ये जो फॉर्मूला बोला है वो मैन वर्क अपॉन टाइम का है, राइट? मैन वर्क अपॉन टाइम का मतलब सर ये जो आपने फॉर्मूला जो दिया है m1t1 अपॉन, हाँ, ये मैन टाइम और वर्क का है। क्या पूछना क्या चाहते हो तो आप सर फॉर्मूला में पूछ रही हूँ। इसमें पूछ रहे हो? इसमें यस यस। ये फॉर्मूला कहाँ से आया? अरे डाउट तो बताओ, डाउट तो बताओ, आपका एग्जैक्ट डाउट क्या है? ये फॉर्मूला सर कहाँ से? ये जो फॉर्मूला आपने दिया है मैं वही हाँ, पूछ रही हूँ कि मैन वर्क अपॉन टाइम का ही है ना? हाँ, ये लिखा है ना मैंने, MTW। हाँ वही, हाँ वही सर, वही मैं पूछ रही थी। M1T1 मतलब मैं बोल रहा हूँ ना, भाई मुंबई में एक डैम बन रहा है और पुणे में एक डैम बन रहा है, तो हो सकता है कि वहां पे अलग लोग काम कर रहे हो। M1 का मतलब है हियर द अमाउंट ऑफ मैन इज डिफरेंट, हियर द अमाउंट ऑफ मैन इज डिफरेंट। और ये पॉसिबल है। अगर पुणे में भी एक सेम रोड बनानी है और मुंबई में भी एक सेम रोड बनानी है, तो मुझे बताइए क्या वहां पे जरूरी है कि दोनों जगह सेम आदमी काम कर रहे हो? नहीं। नहीं जरूरी है कि वहां पे सेम टाइम लगे मुंबई की रोड को और पुणे की रोड को? नहीं। नहीं। इसीलिए here the M1 is the number of men in Mumbai, here M2 is number of the men working in Pune, T1 is the amount of the time taken by the man in Mumbai, T2 is the amount of time taken by the man in Pune, and W1 और W2 क्यों? हो सकता है कि पुणे वाले सोचे या BMC वाले सोचे कि ये रोड आधी बना देते हैं, तो यहाँ का काम क्या इससे आधा हो गया? काम सेम है, द वर्क इज सेम, बनानी रोड ही है, लेकिन रोड में भी तो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर हो सकता है ना, अमाउंट ऑफ वर्क कैन बी डिफरेंट। The type of work is same but the amount of work can be different। दोनों बातें अलग अलग है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? यस सर। है ना? The type of work is same, है ना? रोड दोनों को ही बनानी है, लेकिन BMC बोल रही है कि हम 5 किलोमीटर बनाएंगे और पूना बोल रही है कि हम 10 किलोमीटर बनाएंगे, तो अमाउंट ऑफ वर्क इज सेम, सॉरी द टाइप ऑफ वर्क इज सेम बट द अमाउंट ऑफ वर्क इज डिफरेंट। और मैंने आपको यही बात बोली थी, जो के की वैल्यू आएगी ना वो सेम टाइप ऑफ वर्क के लिए आएगी हमेशा। रोड बनानी है तो रोड के लिए कांस्टेंट होगी, जलेबी बनानी तो जलेबी के लिए कांस्टेंट होगी। अरे इसकी क्वेश्चन आप करोगे ना, जब आपकी लैंग्वेज आएगी ना इसकी, तो मैं आपको वापस बताता रहूंगा बार बार कि कल मैंने बताया था, याद करो, आप खुद समझ जाओगे, है ना? ठीक है? यस। ओके, तो हम मिलेंगे कल की क्लास में, इसके आगे क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है, वरना आप लोग जा सकते हैं ना, आपकी क्लास खत्म हो चुकी है।